आज ये वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी का दिन और साथ ही दुनिया भर के बाजारों से एक बार फिर से कमजोरी के संकेत। बार बार लगातार लाइफ हाई के नजदीक पहुंचने के बाद निफ्टी रुक रहा है, लेकिन सेंसेक्स ने कल बनाया नया इतिहास। क्या आज फिर से एक ऐतिहासिक दिन होगा? सुस्त और कमजोर शुरुआत के बाद खरीदारी के मौके होंगे या रहें सतर्क और सावधान? रहेगा इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि आज वीकली एक्सपायरी पर आपको कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, कहां रहेगा बाजार का फोकस और ये जो 3 दिनों की ग्लोबल नरमी है इसके हमारे बाजारों के लिए क्या है मायने। मॉर्निंग सर, पहले तो बताएं आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं। ट्रिगर्स आज दीप काम करने का मन कम है। क्यों? थोड़ा कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग ज्यादा हो गया। मैं वही पूछने वाला था। हाँ, तो ऐसे थोड़ी सी थकान वकान जैसी आ रही थी। अच्छा, हाँ, मतलब कल जोश में थोड़ा मैंने कहा कि योग दिवस मनाना चाहिए, मतलब खाली बातें करके नहीं, काम करके भी। तो आपने शाम को फिर? हाँ, शाम को ही। सुबह तो कहाँ चांस मिलेगा, सुबह तो ऑफिस आने के पहले इतना समय होता नहीं। तो लेकिन देखिए, अब आपका साथ है, थोड़ी एनर्जी आपसे खींच कर मैं आई थिंक कल जो आप हमें सिखा रहे थे ना ऑफिस में कैसे कुछ आसन, आज आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। बिल्कुल, हाँ, फॉलो आसन तो बिल्कुल। चलिए पहले आज के ट्रिगर से कर लेते हैं शुरुआत। कहाँ से कितने कैसे ट्रिगर्स आ रहे हैं। ज्यादातर अमेरिका से आ रहे हैं, चाहे वो मार्केट को हो या मार्केट के बाहर के हों। मोदी जी भी अमेरिका से ही ट्रिगर दे रहे हैं और अमेरिकी बाजार तो हमें दे ही रहे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पहले पावेल साहब जो अमेरिका के फेड के चेयरमैन हैं, उन्होंने फिर से धमका दिया है कि ब्याज दरें बढ़ाऊंगा। ओके, और उसके चक्कर में अमेरिकी बाजार लगातार तीसरे दिन फिसलते हुए नजर आए। 3 शानदार हफ्ते और उसके बाद लगातार 3 दिन तक कमजोरी का माहौल। ये है अमेरिकी बाजारों का हाल। ब्लॉक पर ब्लॉक, ब्लॉक पर ब्लॉक, ब्लॉक पर ब्लॉक, ये है इस वक्त की सबसे बड़ी डायलॉग स्टॉक मार्केट की, जो आप रोज सुनते हुए देख रहे हैं। तो डिलीवरी और सनसेरा इंजीनियरिंग, ये 2 और मिड कैप कंपनियां जिनके ब्लॉक्स आज बदलते हुए नजर आएंगे। और अमेरिका में भारत की धूम है, अमेरिका में पीएम मोदी की धूम है। आज बड़ी मीटिंग्स का दिन है, वहाँ के राष्ट्रपति से मिलेंगे, डिफेंस डील पर ढेर सारी बातचीत होगी। ये सब का सब एक्शन आपको नजर आएगा। तो पूरे के पूरे संकेत 4 में से 3 अमेरिकी बाजार। बिल्कुल, अमेरिकी बाजार से संकेत आ रहे हैं और काफ़ी कुछ एक्शन भी हो रहा है सर। आई मीन कल पावेल साहब तो फिर से आके बोल गए, देखो रेट्स बढ़ाने हैं, इन्फ्लेशन काबू में लाना है और 2% का हमारा टारगेट है, उस पर हम अड़े हुए हैं और लंबा समय लगेगा। ये नहीं कहा कि टाइम लगेगा, उन्होंने कहा लंबा समय लगेगा यहाँ तक आने में। तो आप देख लीजिए, जो हमें करना है हम तो करने वाले हैं। देखो भाई, ऐसा है कि पहली चीज़ तो पावेल साहब ने क्या कहा, कब कहा और कहाँ कहा, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यस सर। और चौथी और जोड़ ले तो क्यों कहा। ठीक है। तो पहले तो क्या कहा, जो आपने बता ही दिया कि भाई ब्याज दरें और बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि महंगाई 2% लानी, 4% नहीं है टारगेट, 2%। ठीक है। यस। तो पहली चीज तो ये। कहाँ अमेरिका की संसद में। यस। किसी भी देश में सबसे इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन है वो कौन सी है? वहाँ की संसद। यस। ठीक है, बिल्कुल। और वहाँ की संसद में जब आप 2 ही चीजें हैं, एक कोर्ट और एक संसद, जहाँ पर आप झूठ नहीं बोल सकते। Exactly. बड़ी फिर फटके जोरदार पड़ते हैं जब पकड़ में आ जाए। Yes, sir. तो या फिर बहुत आलोचना होती, गलत पड़ जाए। तो पावेल साहब को वहाँ पे सच बोलना जरूरी है। Yes. बिल्कुल। तो अमेरिकी संसद को आप गुमराह नहीं कर सकते जी। तो उन्होंने वही कहा जो अमेरिका का टारगेट है, उनकी पॉलिसी का, कि हमारा इन्फ्लेशन 2% होना चाहिए। अब अमेरिका की संसद में वो ये नहीं कह रहे कि 2% लाने के लिए मैं 2% और ब्याज दरें बढ़ा दूंगा। वो ये कह रहे कि उसको वहाँ 2% तक पहुँचने के लिए मुझे जो कुछ करना है मैं करूंगा। उसका मतलब ये कि ब्याज दरें बढ़ाऊंगा। ठीक है। दूसरा ये कि वो कोई झूठा सच्चा आश्वासन देना ही नहीं चाहते कि जल्दी हो जाएगा। यस। लंबा समय लगेगा, जल्दी हो गया तो अपनी कॉलर ऊंची कर लेंगे। करेक्ट। देखो, हाँ, मैंने कोशिश की, मैंने मेहनत की, मेरे तरीके से हैंडल किया, ब्याज दरें जल्दी नीचे आ गए, महंगाई जल्दी नीचे आ गई। सो इसलिए उन्होंने समय भी लंबा खींच दिया। ठीक है। अब क्यों कहा, उसका कारण सिंपल है जी। अब जब पिछली बार उन्होंने फेड की मीटिंग की, मीटिंग करने के बाद उन्होंने क्या कहा, भाई देखो 2 बार ब्याज दरें बढ़ाऊंगा। अब अभी आपने लास्ट मीटिंग में ये कहा, अब और मार्केट मानने को तैयार नहीं जी, तो आपको अपना पॉइंट तो जस्टिफाई करना पड़ेगा। और अब तो इज्जत का भी सवाल आ जाता है। एग्जैक्टली। तो इज्जत का सवाल है तो फिर वो उस पॉइंट को बार बार जस्टिफाई करने की कोशिश करे कि नहीं, ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। और इसलिए उन्होंने ये कहा कि
जो मैंने बयान दिया है फेड की मीटिंग के बाद, उस बयान को आप हवा में ना उड़ाएं, सीरियसली लीजिए। एग्जैक्टली वो सीरियसली लेने की तरफ अमेरिकी बाजारों को भी इशारा कर रहे हैं और अमेरिका के लोगों की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? अब इसका पूरा मतलब ये निकल कर आता है दीप की ब्याज दरें बढ़ेंगी जुलाई की पॉलिसी में। कितनी बढ़ेंगी? 1/4%। आम राय है जी नहीं, लेकिन 75% लोग मान रहे कि बढ़ेंगी। ठीक है, बॉन्ड यील्ड जैसे तैसे। अब कायदे से देखा जाए तो जो स्टेटमेंट कल अमेरिका के फेड चेयरमैन साहब पावेल साहब ने उनकी संसद में दिया, और उससे तो लगभग निश्चित है ब्याज दर बढ़े, फिर 75% ही क्यों? फिर तो 100% होना चाहिए। 90-95% लोग तो माने, थोड़ा परसेंटेज ऊपर तो बढ़े। करेक्ट कि भाई पहले 75% मान रहे थे ब्याज दर बढ़ेगी, 75 से 80 पहुंचो, 85 पहुंचो, जस के तस वहीं पर है। यानी कि जो मान रहे कि ब्याज दर नहीं बढ़ेगी वो अभी भी अड़ियल है, और जो मान रहे कि बढ़ेंगी उसकी संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही। इसका मतलब है कि फेड चेयरमैन के बयानों को लेकर अभी भी उतना कॉन्फिडेंस अमेरिकी बाजारों को नहीं कि वाकई में ब्याज दर तेजी से बढ़ेगी। और इसका दूसरा मतलब जो आप निकाले, जो हमारे ज्यादा काम का है, वो ये कि हाँ संभावना है जुलाई में बढ़े, ज्यादा संभावना है बढ़ने की बजाय पॉज की, लेकिन जुलाई के बाद नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉलिसी में शायद जरूरत ना पड़े। जो 2 का डर है वो शायद 1 ही हो। हाँ एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा। दो बार बढ़ोतरी का डर घटकर 1 बार की बढ़ोतरी में हो सकता है। नहीं तो कल ही आपके अमेरिका के बॉन्ड यील्ड्स उसको एडजस्ट कर लेते। एग्जैक्टली कल ही 75% वाली संख्या बढ़कर 90% हो जाती राइट। लेकिन अभी तक वो नहीं हो रहा है। यानी कि थोड़ा कहीं कहीं बाजार की थॉट प्रोसेस में कंबाइन, बाजार की अपनी बुद्धिमानी है, कलेक्टिव विजडम जिसको सामूहिक बुद्धिमानी कहते हैं, है ना, उसमें और जो चेयरमैन साहब कह रहे हैं उसमें थोड़ा फर्क तो है। और ये उस हिसाब से मुझे लगता है, या फिर बॉन्ड यील्ड्स वगैरह इसलिए भी रिएक्शन नहीं दे रहे हो दीप की ठीक है, एक बार की हाइक हो भी गई, अगली बार नहीं होगी तो हमें इतना ज़्यादा लाइफ में एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कल इंटरेस्टिंग तौर पे बताई। अब आइए बाजारों पर। 200 पॉइंट की रेंज जी, 100 पॉइंट घटकर बंद हुए, निचले स्तरों से 100 रिकवर हुए, ऊपर से 100 घटकर बंद हुए। करेक्ट, कोई खास ऐसी बात है नहीं। 8 हफ्ते S&P बढ़ा है, 8 हफ्ते नैस्डैक बढ़ा है, 5 हफ्ते S&P बढ़ा है, 3 हफ्ते डाउ बढ़ा है, बिल्कुल अब 3 दिन से घट रहे हैं। तो एक इतने एक तरफा रनअप के बाद 8 हफ्ते के बाद एक हफ्ता खराब नहीं जा सकता? हो सकता है, हाँ? बिल्कुल हो सकता है। डाउ में जैसे हालत थी 3 हफ्ते बढ़ने के बाद एक हफ्ता क्या ढीला नहीं हो सकता? हो सकता है। नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है बिल्कुल। और ऐसा कोई पैनिक जैसा कहाँ मामला है। अमेरिका में भी आप देखें दीप, शुरुआत का आधा घंटा और आखिरी आधा घंटा निकाल दो तो ऐसा कोई खास पैनिक वाली सिचुएशन, शुरुआत तो बल्कि मजबूती थी। 200 पॉइंट की रेंज, 200 पॉइंट की रेंज है। सो आई थिंक इसे नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे देखिए, है ना। ये देखो कुछ नहीं हुआ। बीच वाले दिन भर तो मजबूती था, हाँ। खुले में कॉन्फिडेंस नहीं, बंद होने में नहीं है, बाकी दिन भर तो कॉन्फिडेंट ही थे। हाँ। तो इसलिए मेरे ख्याल से सिंपल सा है, तो बहुत ज़्यादा इसमें अमेरिकी बाजारों में इस हिसाब से डायरेक्शन लेने मतलब फेड की पॉलिसी के पहले जितने आप कंफ्यूज थे उतने आज भी हैं, या पहले जितनी क्लैरिटी थी उतनी आज भी है। करेक्ट। हाँ, अब आप डिसाइड करिए ग्लास आधी भरी है आधी खाली है। सो मेरे ख्याल से इसे प्योरली जो मुझे दिख रहा है, एक अच्छे रनअप के बाद अमेरिकी बाजारों में हल्की फुल्की मुनाफा वसूली है, थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन है, हल्का फुल्का पॉइंट वाइज करेक्शन है, हो जाने दीजिए। बड़ा मुंह देगा, यही देगा, इसी स्क्रीन पर देगा तो हम पकड़ेंगे, बस जब देगा पकड़ेंगे। अमेरिकी बाजारों के दम पर आप बहुत तेजी से भाग नहीं सकते, लेकिन हमारे लोकल फैक्टर्स हैं जो आपको ज़्यादा गिरने नहीं देंगे। इन दोनों के बीच में कश्मकश चल रही तो हम भी टाइम पास करेंगे, क्या दिक्कत है, कर रहे हैं। और इस टाइम पास करने में भी रिकॉर्ड तो बन ही रहना। वही मैं बोल रहा था, हमारा टाइम पास रिकॉर्ड वाला बन रहा है सर। रिकॉर्ड क्लोजिंग है, सेंसेक्स का रिकॉर्ड हाई है, बन तो रहा है ठीक ठाक। बिल्कुल, कल का सेशन ऐतिहासिक था। अगर आपको ये लगता है कि 7-8 पॉइंट से 10 पॉइंट से आपका निफ्टी ने हाई नहीं बनाया, तो फिर थोड़े पॉइंट से 7-8 पॉइंट से अगर सेंसेक्स हाई बनाए तो वो तो क्रेडिट उसको भी देनी पड़ी। तो कल सेंसेक्स इंट्राडे में भी हाई बना पाया, क्लोजिंग रिकॉर्ड हाई पर हुई है। कल आपने 18,856 की जो क्लोजिंग देखी है, अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग निफ्टी की है, रिकॉर्ड तो बन रहा है। मिड कैप इंडेक्स ने कल लाइफ हाई बनाया, स्मॉल कैप इंडेक्स ने परसों लाइफ हाई बनाया। कहाँ है मंदी, एग्जैक्टली कमजोरी का। अब अगर हमने ये मतलब हम यही सोच के सुबह घर से आए कि भाई लाल तो दिखना ही नहीं चाहिए, बढ़ना रोज चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए, मेरे लेने के बाद स्टॉक नीचे न जाए, ऐसा नहीं हो सकता, संभव नहीं है ना। तो इसलिए आपको एक ही सिंपल फॉर्मूला बार बार रट्टा इसलिए लगवाता हूँ ताकि याद रहे
जो जो चीज़ें तीसरी, पांचवी, आठवीं क्लास में रट्टे मारे आज तक याद है है ना? बिल्कुल है। मेरे को तो है, आपको? है हाँ, मेरे को चलो ठीक बेसिक है। चीजें तो सारी याद है। हाँ, सब याद है। अब जब कई बार हम पहाड़ों की बात करते हैं, टेबल्स, वो रट्टे तो मारे थे। यस उस समय थोड़ी रट्टे मार मार के पहाड़े याद किए थे। एग्जैक्टली याद रहते हैं, आज खट खट कैसे कैलकुलेशन थी जल्दी से। सारी जिसकी चीजें। टेबल याद है तुरंत कैलकुलेशन, बिल्कुल उसकी नहीं तो बैठ के लगाओ टाइम अपना, करेक्ट। है ना? सो रट्टा ये मान लो कि तेजी के मार्केट को, बुल मार्केट को ट्रेड करने का एक ही तरीका है, और वो ये, आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। राइट। डाउन साइड मेरी क्या है, मुझे रिस्क कहाँ तक की लेनी है, किस लेवल तक की लेनी है, अप साइड अनलिमिटेड, अनलिमिटेड है। क्योंकि हर बार बुल रन में मार्केट नया हाई बनाता है, बिल्कुल। जो पुराने हाई से ऊपर का होता है, और हर बार नया हाई बनाकर किसी ऐसे लेवल पर पहुंचता है जो आप नहीं जानते, यस। और वहां पर जाकर टॉप बनाता है। तो जब आपको ये नहीं पता कि ये बुल रन में 18,887 हाई है या 19,025 हाई है या 21,000 है या 23,000 है, हु नोज। तो जब नहीं पता, तो जो चीज नहीं पता कर सकते, उससे बजाय जो पता है उस पर फोकस करो। एग्जैक्टली। जो अपने को आता है उसको तो, मतलब ये तो वैसा हाल आ गया, एग्जाम बैठे पेपर आया, ओहो 10 में से 5 करने हैं, उसमें 5 में से 2 ही आते हैं, 3 तो आते ही नहीं। करेक्ट। अब क्या करें, हाथ पैर फूल गए। अरे भाई पहले जो 2 आता है वो तो कर ले, वो तो ढंग से। करो। 40 मार्क का तो ढंग से कर ले, वो तो 60 अपने मार्क पास में ले से आओ। फिर हाँ। 40 में से तो कम से कम 35 लिया, हाँ। ताकि बाकी बचे Clearing तो हो 60 में से 10 भी आगे तो पास हो जाएगा। करेक्ट। लेकिन उस चक्कर में वो पहले वो उसको जो नहीं घबराने में आता चला उसमें जाता फोकस, है। हाँ। फेल ही हो गए। फेल ही हो गया। एग्जैक्टली। तो अपने को जो पता है कि अपने रिस्क और अपने नीचे का स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, उस पर फोकस, कि इसके नीचे जाएगा तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, हाँ। हाँ मुझसे ना हो पाएगा, वो हाँ, ध्यान तब मैं अपनी तेजी की पोजीशन छोड़ दूंगा। जब तक वो नहीं होता तब तक आराम से एंजॉय कीजिए तेजी का मार्ग। सर, मंदी होगी 100% होगी, कहाँ होगी, यही होगी। कब होगी, जब होगी तो पता चलेगा, और आप होंगे हाँ, बताएंगे भी। तब तक है ना, स्ट्रेस में ना रहे। एग्जैक्टली। इस बीच में कई बार आपको तेजी के भी सौदे मिल रहे हैं, मंदी के मिल रहे हैं। आपको जहाँ जरूरत होती तो हम पहले सपोर्ट लेवल पे खरीदने के लिए कहते हैं, या जरूरत होती तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। पहले और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का फर्क भी आपको पता होना चाहिए। पहला सपोर्ट लेवल ऐसा जो छोटा वाला होता है, तुरंत आ जाता है, वहीं खरीद लो, ज्यादा इंतजार मत करो, राइट। है ना? ये जब एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास तेजी का मार्केट चल रहा होता है, जिसमें हल्का सा छोटा सा रनिंग करेक्शन आता है, मूड माहौल बहुत सेंटिमेंट गजब का मजबूत, पहले सपोर्ट मौका में होता है। लेकिन जब आपको बाकी संकेत थोड़े इतने मजबूत नहीं मिल रहे हो, मार्केट रुक रुक कर अटक कर चल रहा हो, और रोज आपको पता है कि थोड़ा दिन के दौरान एक मौका देता है, तब इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे लेना है। क्योंकि मूव छोटे हैं, लेकिन अगर आपकी एंट्री पॉइंट सही हो गई तो पैसा बन जाता है। एग्जैक्टली। नहीं तो क्या होता है, भले आपने अंदाज ठीक लगाया, पहले सपोर्ट लेवल पे ले लिया, तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होता है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका इस तरह के मार्केट को ट्रेड करने का कैसा है, टुकड़ों टुकड़ों में ट्रेड करना है। एक बार में सारा, ये बुफे में ऐसी लंबी लाइन नहीं लगी कि सारा एक प्लेट में ऊपर नीचे आगे पीछे इतना इतना यहाँ सब भर दो कि दही बड़ा रसगुल्ले में घुस रहा है, पता ही नहीं चल रहा, दोनों सफेद कलर के, है ना? तो वैसा भर के मतलब सबको मिलेगा, आराम से मौका मिलेगा। हाँ, सो थोड़ा थोड़ा लेके आओ, यानी कि टुकड़ों टुकड़ों में खरीदो, टुकड़ों टुकड़ों में बेचो। राइट। एग्जैक्ट आपको नहीं पता कि पहले सपोर्ट पे घूमेगा या इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे घूमेगा, और आपको लेना ही तो 3 टुकड़ों में लेने का सोचो, 3 टुकड़ों में बेचने का सोचो, 2 टुकड़ों में लेने का, 2 टुकड़ों, तो अलग अलग लेवल पे लेने का अलग अलग रेंज डिफाइन कर लो कि भाई समझो आपने रेंज डिफाइन की, 18,600 18,700 में खरीदूंगा, 18,800 18,900 में बेचूंगा, ठीक है? अब इसमें आपको फिर 2-3 टुकड़े बना लेने, और स्टॉप लॉस हमेशा फॉलो करना है, रेंज बाउंड मार्क। जिस दिन 18,900 पार होगा, थैंक यू, गलती होगी, आगे से नहीं बेचूंगा, करेक्ट सर, है ना? जिस दिन 18,550 के नीचे बंद हो गया, थैंक यू, गलती होगी, अब वो मैं तो सोचा था रेंज होल्ड होगी, अब नहीं हुई, कोई बात नहीं, मैं मार्केट का रेस्पेक्ट करता हूँ, खत्म, अब आगे नया ट्रेड लेंगे। पूरा डिसिप्लिन के साथ इस स्ट्रेटजी से उतरिए, रोज पैसे बने, रोज पैसे बनेंगे। ये मार्केट वैसा है, रोज पैसे बना के देगा आपको, लेकिन डिसिप्लिन आपका होना चाहिए, स्किल आपकी होनी चाहिए, और ट्रेड करने का टेम्परामेंट बिल्कुल प्रॉपर बना लो, हो जाएगा, हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाला मार्केट है ये, बिल्कुल। ठीक है सर। अच्छा, एक और ट्रेंड रोज का आ रहा है, आज भी होने वाला है। कल हमने बड़ी ब्लॉक डील देखी, 4,500 करोड़ की, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ स्टॉक्स में हो रही है, आज भी डिलीवरी और संसेरा में। ये एक तो चल क्या रहा है, कैसे प्रॉफिट बुकिंग माने प्रमोटर्स की तरफ से, एफआईआईज की तरफ से, बड़े फंड्स की तरफ से, कि मौका मिल रहा है, गर्म बाजार है, चलो निकाल देते हैं, बड़ा सप्लाई अगर आपको करना है, 8 साढ़े 8% एक बार ब्लॉक में हो रहा है, या फिर कुछ और ट्रेंड है, और इसमें हमें क्या करना है, इन्वेस्टर के तौर पर भी और ट्रेडर के तौर पर भी? वो एक 2 है ना, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, हाँ,
अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। एग्जैक्टली। वैसे ही पैसा मिल रहा है, लूट लो। हाँ। ये सिंपल, चाहे बड़े फंड्स हों जिसमें आप प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर प्रोमोटर टाइप के लोगों को मान लें, चाहे प्रोमोटर्स हों, सबको एक समझ में आ रहा है। और एक चीज़ मैं बताऊँ दीप, मैंने 2008 की मंदी को बहुत नज़दीकी से देखा है। यस। बहुत नज़दीकी से जी। पूरा लेमन ब्रदर्स वाली जो मंदी हुई थी जी। मैंने बहुत क्लोजली देखी। उस मंदी में मेरे हिसाब से कॉर्पोरेट्स के लिए एक ही लेसन था। जी। वो ज़माना था, मुझे आज भी याद है, 240 रुपये में जीएमआर ने QIP किया था उस वक्त। तो लाइन लगा के लोग खड़े, हमको दो, हमको दो, हमको दो, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। और बाद में 24 रुपये में कोई लेने वाला नहीं था। एग्जैक्टली। याद है ना। तो जब पैसा मिल रहा है, बाजार सामने से ला के दे रहा है, ले लो। बड़ा माल आपका तभी बिकता है जब कोई बायर होता है। Yes, जब बायर नहीं होते, जब तेजी के मार्केट में ही आप बेच सकते हो और मंदी के मार्केट में ही ले सकते हो अपने भाव से। एग्जैक्टली। करेक्ट। बाकी तो फिर मुश्किल है। सो प्रमोटर्स के लिए गोल्डन टाइम है, पैसा भी है, भाव भी है। अब नहीं बेचोगे तो कब बेचोगे? अब ज्यादा से ज्यादा आप यही कर सकते हो कि मुझे आज बेचना है या 10 टका 15 टका और ऊपर बेचना है। करेक्ट सर। फर्क उतना ही है। वो आपकी टाइमिंग आप जानो, है ना, आपकी स्टोरी में कितना दम है वो आप जानो। बट अगर पैसा मिल रहा है किसी को बेचना है तो इससे बढ़िया मार्केट मिलेगा नहीं। अब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की जो आपने बात की, उसमें एक ही चीज ध्यान में रखने वाली बात, क्योंकि कई बार ट्रेडर्स सोचते हैं कि बड़ा ब्लॉक हो रहा, बड़े ब्लॉक में मैं क्या करूं, लूं कि ना लूं, ब्लॉक के बाद चलेगा नहीं चलेगा, यही सवाल आता है ना दिमाग में। इसका एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला तो नहीं कह सकते हैं, फॉर्मूला तो मतलब क्या है, हर कंडीशन में फिट होता है, उसी को फॉर्मूला मानते हैं जी। लेकिन एक जजमेंट लेने का जो बड़ा तरीका आपका बनेगा वो कैसे? पहली चीज, कौन बेच रहा है वो देखो, ठीक है। राइट। दूसरी चीज, जो बेच रहा है क्या है ये उसका आखिरी लॉट है, मतलब इसके बाद उसकी बिकवाली खत्म हो गई या कम से कम साल 2 साल और नहीं आने वाली। राइट। दोनों तरफ से वो समझ, मतलब नेक्स्ट सेलिंग प्रेशर तैयार है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कोल इंडिया, सबको पता है जिस दिन 250 आएगा गवर्नमेंट फिर से तैयार, लो। करेक्ट। OFS 250 आएगा, लो OFS आ गया, OFS के बाद लग गया ब्रेक, वहीं का वहीं। करेक्ट। सेम सिचुएशन इन सारे स्टॉक्स में। जिन स्टॉक्स में आपको लग रहा है, फॉर एग्जांपल HDFC AMC बेचा है अबरडीन ने, आखिरी लॉट थैंक यू हो गया, लो चलो तेजी। श्रीराम फाइनेंस में कल PL का आखिरी लॉट खत्म, तेजी। अब कोई और सेलर होगा तो फिर नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर आपको ये पता है कि अब नियर फ्यूचर में सारी सप्लाई खत्म हो चुकी है, आज चाहे वो सनसेरा हो, चाहे आपका दूसरा क्या नाम है, एक और डिलीवरी हो। अब जैसे डिलीवरी है, हर थोड़े थोड़े दिन में कोई कोई लॉट आ जाता है। तो जिस दिन आपको ये समझ में आए कि ये आखिरी लॉट है, उस दिन आपको ट्रेड करना है उसमें और पैसा बनाना है, तब खरीदना है। चाहे आप ट्रेडर हैं चाहे इन्वेस्टर हैं। कल श्रीराम में हमने क्यों बोला, यहाँ खुले जहाँ डील हो, अब वो मुझे भी नहीं पता 10 टका ऊपर ही खुला सीधा। हाँ, लेकिन हमारा 10 से 20 टका का तो आइडिया था कि इतना बढ़ना चाहिए। करेक्ट। बड़ा बढ़ेगा ये तो आइडिया था। अब पहले गैप से खुल गया, वो तो खैर किसी के हाथ में नहीं है, मतलब एटलीस्ट हम तो खाली एनालिसिस कर सकते हैं, कहाँ खुलेगा वो थोड़ी हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर वो डिसाइड करने का पावर आ जाए तो मैं कसम से बोल रहा हूँ दीप, फिर तो मजा आ जाएगा। सुबह 9:15 पे मार्केट डे लो पे खुलेगा, 3:30 पे मार्केट डे हाई पे बंद होगा, मेरे हिसाब से चलेगा। बट वही वाली बात है कि हम खाली डायरेक्शन दे सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, कहाँ खुलेगा कहाँ बंद होगा किसी को नहीं पता। सो पॉइंट ये है सिंपल कि जिन स्टॉक्स में इसको ये फोकस करिए, जिन स्टॉक्स में आखिरी लॉट है वहाँ खरीदारी। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्रेशर खत्म। उसके बाद मार्केट में दबाव जो रहता है ना, क्योंकि एक तो आमतौर पर क्या हो गया कि आजकल सबको ये पता है कि ब्लॉक डील डिस्काउंट पे होगी, तो डिस्काउंट के चक्कर में जहाँ होती है और तेजी का मार्केट है, सेलिंग प्रेशर खत्म, बढ़ जाएगा। ये फॉर्मूला लगा के रखेंगे। देखा हमने HDFC AMC में भी था, कल श्रीराम में भी ये फॉर्मूला, और भी कंपनी, आई डोंट नो, आज चेक करेंगे हम सनसेरा में भी क्या आखिरी डील है क्या। नहीं, आई थिंक और है तो फिर नहीं बढ़ेगा वो ज़्यादा, उसमें है थोड़ा और है तो बढ़े, या डिलीवरी में तो आ ही रहे। सो हर एक कल अब जैसे फिर अगर समझो और भी है आगे आने वाला, तो वो 2-3 टका बढ़ जाए, 10-15% का मुंह तो तभी आएगा, जब बड़ा मुंह तभी आएगा जब आखिरी लॉट हो, पूरी सप्लाई चली गई ना। डन, समझ गया सर। चलिए ठीक है। आई थिंक ये कार्लाइल डिलीवरी में पूरा हिस्सा बेच रहा है। कार्लाइल बेच रहा है, हाँ, लेकिन वो देखना पड़ेगा कार्लाइल के अलावा और कोई है क्या। हाँ, और फिर फंड्स तो हैं, वो भी देखना पड़ेगा, वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है सर।
चलिए, बट इंटरेस्टिंग डे होगा आज, 2 बड़ी ब्लॉक डील्स पर नजर है। आज के लिए कुछ खास सर स्ट्रैटेजी में? सुस्ती का संकेत है ग्लोबल से थोड़े से, और थोड़ी ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी करते चले, जी। बड़े सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदे भी। रोज जो स्ट्रेटजी नहीं बनाकर बदलाव करने की कोई जरूरत भी नहीं है भाई। वो कहते हैं हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ मत करो। एग्जैक्टली। जब सही चल रहा है तो वही स्ट्रेटजी रखो। कोई रोज मतलब मैं खाली आपको बताने के लिए कि देखो मुझे बहुत आता है इसलिए मैं बदलूंगा रोज, कि देखो कल तो ये दी थी आज, ऐसे कोई जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। ऐसा न मुझे बताने की जरूरत, न आपको ऐसा जानने की जरूरत है। ठीक है। हाँ, तो अपनी कल वाली स्ट्रेटजी काम आई है, आज भी वही काम आएगी। जब तक इसमें कोई बदलाव होगा हम बदलाव करेंगे, अभी तक वही है। और जो इन्वेस्टर्स हैं जो लाइफ टाइम हाई पर थोड़ा सोचते हैं कि मुझे क्या करना, आप ये 2 स्टॉप लॉस नोट करके रख लो इन्वेस्टर्स के लिए, 18,475, 43,000। जब इसके नीचे बंद होगा तब हम देखेंगे क्या करना है, तब तक कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, गॉट इट। संकेत सर आज के सेटअप? ग्लोबल संकेत थोड़े नेगेटिव साइड पे, एफआईज और लोकल फंड्स के संकेत मैंने न्यूट्रल साइड पर रखे हैं। और वो इसलिए रखे हैं दीप कि एक बार देखते हैं अपन, डेटा तो बहुत है लेकिन एडजस्टमेंट भी बहुत है, इसलिए इनको न्यूट्रल। वायदा कारोबार के संकेत भी न्यूट्रल, सेंटिमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव 3 न्यूट्रल 1 नेगेटिव, ये आज के लिए। ठीक है। निफ्टी 18,755, 18,825, ये पहला सपोर्ट जोन है 70-75 पॉइंट का। इस रेंज में सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, इसके नीचे जाने की संभावना है कम। अगर गए तो 18,660, 18,725 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है, जहां पर आपको अपने सारे शॉर्ट्स भी काटने चाहिए और दम लगाकर लॉन्ग पोजीशन भी बनानी चाहिए। ऊपर के लेवल मतलब अंदाज वाले हैं, अब जो हो जाए लाइफ हाई के आसपास है। 18,875, 18,925 आपका पहला रेंज बनता है। Yes, उसको पार करके निकले तो 18,950 से लेकर 19,025 के लेवल आपके लिए आते हुए ऊपर की तरफ दिख सकते हैं। बस ये है। गॉट इट सर। बैंक निफ्टी यस सर। 43,625, 43,750 पहला सपोर्ट जोन है आपके लिए बैंक निफ्टी पर, और उसके ठीक नीचे 43,400, 43,525 स्ट्रॉन्ग बाय जोन के तौर पर निकल कर आता है। इस रेंज में आने पर आपको शॉर्ट भी काटने चाहिए और लॉन्ग पोजीशन भी बनानी चाहिए। ऊपर में 43,975, 44,075 पहली रुकावट की जगह है, पार करके टिके तो 44,175, 44,275 वो रेंज है जहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशन में प्रॉफिट बुक करके शॉर्ट भी करना चाहिए। अगर वहाँ चाहें तो आप शॉर्ट भी करें, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको पता ही है 44,500 के ऊपर निकलने पर आपको शॉर्ट काल के डबल लॉन्ग करना है, उसके बाद शॉर्ट नहीं रहना है। वो लेवल पार हुआ ही नहीं, इसलिए वो लेवल ध्यान में रखिए। ठीक है सर। बाकी एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 1% बढ़ी, कोई खास दिक्कत नहीं। पुटकॉल रेशियो निफ्टी बैंक निफ्टी का कंफर्टेबल है, नहीं बढ़ा, कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है। मौजूदा पोजीशन स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस ऊपर खींचा है दीप मैंने, जो 18,650 पर लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे से स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ ले लिया है, ये एक बदलाव जरूर किया है। तो पहला चीज़ तो ये होगी कि आपका स्टॉप लॉस ऊपर है 18,650 आज इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पर। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे 43,350 है, क्लोजिंग 43,450, थोड़े से दूर के स्टॉप लॉस आ रहे हैं। अगर नज़दीक का आपको अपनी रिस्क कम रखना है, आप ऊपर का नज़दीक का जो आपको ठीक लगे वो रख लीजिए, 43,700, 43,600 जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है सर। शॉर्ट साइड पर स्टॉप लॉस में कोई बदलाव नहीं है, 18,900 इंट्राडे क्लोजिंग, 44,100 इंट्राडे क्लोजिंग, सेम ये दोनों। ओके, तो चलिए ये है आपके लिए पूरा का पूरा सेटअप इस समय। नई पोजीशन सर? खरीदे निफ्टी, सॉरी पहले बेचने वाला है। 18,900 के स्टॉप लॉस के साथ बेचिए। 18,825, 18,802 छोटे टारगेट हैं। 18,755, 18,720 दो मीडियम टारगेट, 18,690, 18,660 के बड़े टारगेट अगर आ जाएं तो आएंगे नहीं, खाली कॉस्मेटिक और एकेडमिक पर्पज के लिए रखे हुए हैं, आने वाले नहीं है इतनी दूर के टारगेट। जो लोग खरीदना चाहते हैं 18,720 से 18,800 की रेंज बढ़िया है, टुकड़ों टुकड़ों में धीरे धीरे यहाँ पर खरीदिए। जैसे 800 पे थोड़ा ले लिया, 755 पे थोड़ा, 720 के आसपास थोड़ा और। स्टॉप लॉस 18,650 का बनेगा आपके लिए। टारगेट जो बनेंगे दीप 18,825, 850 दो छोटे टारगेट हैं। 875, 902 मीडियम टारगेट है। 18,925, 18,975 तक के अगर लाइफ टाइम हाई में हम ऊपर निकल गए तो ये टारगेट 19,000 के आसपास कहीं जाकर रुकेंगे, वो आपके टारगेट बने। ठीक है सर। ओके, चलिए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पर आइए। बैंक निफ्टी में राय दोनों ही तरह के ट्रेडर्स के लिए जो है वो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, एग्रेसिव ट्रेडर्स सेल कर सकते हैं 44,100 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट जो बनेगा 43,775 और 702 छोटे टारगेट हैं। 43,625, 43,550 और 43,503 मीडियम टारगेट है। 43,450, 400 और 43,350 तक के बड़े टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में कर सकते हैं आप बिक वाली। ओके, अब लेना है, अब लेना है। खरीदने के लिए बड़े आज भी सेल पहले दिया। हाँ, सेल पहले दिया,
सेल पहले मूड के साथ जहाँ बिल्कुल जो ट्रेंड, हाँ जहाँ जो जरूरत है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि डे ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड को कभी कंफ्यूज मत करो। Exactly. सारे लोगों को क्या है, और मैं कई बार ना क्या होता है, आप मेरी स्ट्रेटजी को सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं, ट्विटर पर पढ़ते हैं, फेसबुक इंस्टा सब जगह जाती है। वो है ना ऐसा, मतलब जो आप सुनेंगे उससे जो समझ में आएगा वो पढ़ने में नहीं आएगा। हाँ, और जो देखेंगे यस, उसमें जो समझ में आएगा वो सुनने में नहीं आएगा। एग्जैक्टली, अब भाई साहब देखो, अगर ऐसे ही काम चल जाता ना तो सब किताबें ही पढ़ लेते। एग्जैक्टली, फिर रेडियो क्यों आया, फिर टीवी क्यों आया? और अगर किताबें पढ़ पढ़ के सबको ज्ञान हो जाता तो पूरी दुनिया में लाइब्रेरी खुल जाती खाली। स्कूल बनाने की क्या जरूरत, टीचर क्यों चाहिए? करेक्ट, है ना? यस, जो गुरुदेव पढ़ाते थे स्कूल में पूरा अंदर घुस जाता था ज्ञान सारा का सारा एक ही बार में। Yes. और वही किताब लेके पढ़ो, 5 बार पढ़ो तो आके समझ में आता भाई कहना क्या चाहते हो। एग्जैक्टली, हाँ, तो इसलिए टीचर्स की अहमियत ये है कि ताकि वो ये है एक प्रोसेस है। तो इसलिए कई बार लोग वो डिसाइड करते हैं वो पढ़ लेंगे, अरे वहाँ तो आपने शॉर्ट लिखा था। अरे भाइयों सुनोगे तब समझ में आएगा ना। शॉर्ट डे ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए हर एक का वो फिर क्या होता है, आप वो सेलेक्टिव रीडिंग जिसको कहते हैं उसमें फिर ना गड़बड़ हो जाएगी, पैसे लग जाएंगे। तो यहाँ पर जो बेचना है खरीदना है वो ट्रेडर्स के लिए। 44,100 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बेचना है और ये टारगेट सारे मैंने दे दिए। लेने की राय जो है 43,500 43,625 की रेंज में बैंक निफ्टी पर खरीदने के लिए 43,350 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे 43,675 750 दो छोटे टारगेट हैं, 800 850 दो मीडियम टारगेट है, 43,925 975 और 44,075 के फाइनल टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। गॉट इट सर। चलिए ये हैं सारे लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर आज के लिए। बैन लिस्ट बदलाव हुआ है यहाँ पर। इंडिया बुल्स और इंडिया सीमेंट ये दोनों बैन से बाहर आ गए हैं, तो आई लेटर का अब कोई भी स्टॉक बैन में नहीं बचा है। पीएनबी बैन में अंदर आ गया है, तो आज पीएनबी की फ्रेश एंट्री है। प्लस बने हुए हैं आपके साथ बीएचईएल, डेल्टा कॉप, एचएएल, हिंदुस्तान कॉपर और एलएनटी फाइनेंस। तो बैन में अभी भी स्टॉक्स हैं, बट आज इंडिया बुल्स और इंडिया सीमेंट बैन में नहीं रहेंगे। अच्छा, एफआईएस का डेटा तो खैर सर ब्लॉक डील्स का हो ही गया है। थोड़ा फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर्स में भी काली करी थी, हाँ, वो तो बताया नहीं मैंने। वो थोड़ा बता दीजिए। इंडेक्स फ्यूचर्स में हल्की खरीदारी है, कैश मार्केट में तो खैर लोग, हाँ इधर इम्पोर्टेंट है दीप, बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ जी। 50 पॉइंट अगर आज आप घटते हो टेंशन मत लेना। 50 पॉइंट घटते, ठीक है, वो तो 850 ही आएगा ना। हाँ, तो 800 कमजोरी 800 के नीचे से फील करनी है। अगर करनी है तो मैं तो बोल रहा हूँ मत करो, ठीक है। फिर भी किसी को करनी है तो 800 तक तो आप सेफ हैं। 18,800 के पुट पर 1.5 करोड़ शेयर है, 50 लाख शेयर कल ही जुड़े, मजबूत सपोर्ट। 18,900 हल्की फुल्की रुकावट की जगह 1 करोड़ 20 लाख शेयर वहां पर कॉल्स में। तो 18,800 18,900 की रेंज में आप करो टाइम पास, ओके, ठीक है। उसके बाद 18,800 के नीचे से आपको थोड़ा बहुत फील करना है। 43,500 के नीचे से ही खराब होगा बैंक निफ्टी, 50 लाख शेयर में, और 44,067 लाख शेयर है उसके ऊपर ठीक होगा। तो 43,500 44,000 200 पॉइंट इधर और गिन लो, 150 पॉइंट इधर गिन लो बस। तो आई थिंक डेटा बहुत स्टेबल है। वीकली एक्सपायरी है, अब कुछ तो लाइफ में करना चाहेंगे ये, है ना? कैसे करेंगे देखते होगा आज हाँ आज एक्सपायरी का ट्रेड बनेगा, अच्छा ट्रेड बनेगा। और कोशिश है मेरी भी कि कहीं इंडेक्स में आपको बढ़िया ऑप्शन की स्ट्रेटजी दे पाऊँ। ठीक है, चलिए तैयारी है। ठीक है, पर तब तक स्टॉक्स पर तो आपकी राय स्टॉक ऑफ द डे, स्टॉक ऑफ द डे आइए लेते हैं अनिल जी से। बताएं सर। फार्मा पर हम थोड़े थोड़े आ रहे हैं लगातार, हम आपको बोल ही रहे हैं कि रेड्डीज पर बात भी करी थी। अब धीरे धीरे इनमें खरीदने का टाइम आ रहा है। रिजल्ट्स भी इस क्वार्टर के अच्छे रहेंगे। तो आज एक फार्मा शेयर मैंने चुना है जिसमें फार्मा कम मानता हूँ, एफएमसीजी ज्यादा मानता हूँ, और वो है मैनकाइंड फार्मा। रिसेंट फेवरेट है, रिसेंट फेवरेट। और सबसे खूबसूरत बात इस कंपनी की एक ही है जी, 97-98% बिजनेस इंडिया का है। कोई यूएस एफडीए जैसे दादागिरी इसकी कोई चलती नहीं, इसकी प्रॉब्लम नहीं है इसको। अच्छा, धंधा भी यही करना है, ठीक है, मार्केट भी है इनका यहीं पे, यही है। और आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट फार्मा है और आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट आपके एफएमसीजी समझ लीजिए। करेक्ट। वैल्यूएशन फार्मा का मिलता है, काम एफएमसीजी का करता है। हाँ, ठीक है। टॉप क्लास मैनेजमेंट बहुत बढ़िया, घरेलू बाजारों पर जबरदस्त पकड़ है, रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होने का भी फायदा है, नेटवर्क इनका स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, कुछ नए प्रोडक्ट्स और लाने की तैयारी भी है। ये सारी जो चीज़ें हैं इनसे मुझे लगता है अभी भी खरीदारी का मौका है।
और आपको याद होगा जब IPO आया तब भी हम बड़ी लिस्टिंग गेंस के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए ये दुगना तो करना ही है आपको, तभी बेचना, और कुछ कुछ शेयरों में आपकी अच्छी एंट्री हो जाती है तो उसको होल्ड करके रखना है। बिल्कुल। तो ये टारगेट आजकल के लिए है जो मैं आपको दे रहा हूँ। 1680 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी है। 1725, 1740 और 1765 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। और आज एक इस पर कोटक की तरफ से भी रिपोर्ट आई है जी, उन्होंने 1870 का टारगेट दिया है, तो एक अच्छे टारगेट के साथ बढ़िया रिपोर्ट भी आई है, उसका भी फायदा मिल सकता है। तो मैनकाइंड फार्मा यहाँ खरीदारी करने की राय। चलिए, मैनकाइंड फार्मा इस पर करेंगे खरीदारी, ये है अनिल जी की राय। कैश मार्केट से स्टॉक पर रखिए नजर। कल तो श्रीराम फाइनेंस में हमने देखा था फायरवर्क्स हो ही गए थे, हालांकि एंट्री का मौका नहीं मिला। आज भी ये फोकस में रहेगा और भी काफी सारे स्टॉक्स हैं। लेते हैं अपडेट हमारी टीम के साथ। नुपुर, अरमान और साथ ही आशीष हैं तैयार। नुपुर, मॉर्निंग, करिए शुरुआत ट्रिगर्स और खबरों के साथ। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सबकी नज़रें पीएम की जो आज बायलेटरल मीटिंग से उस पर रहने वाली है, व्हाइट हाउस में होगी, जो फॉलोड बाय डिनर होने वाली है, तो यहाँ पर नजर रहेगी। विप्रो का बायबैक आज से शुरू हो जाएगा, 29 जून तक ये खुला रहने वाला है। करीबन 27 करोड़ शेयर्स इसमें दिए जाएंगे। प्राइस जो होगी वो 445 रुपीज़ के टेंडर ऑफर के थ्रू ये बायबैक किया जाएगा। NIIT भी आज फोकस में, ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट से अब रोलिंग सेगमेंट में इसे ट्रांसफर कर दिया गया है, तो ये स्टॉक पर भी रखनी है नज़र। टाटा स्टील में आपको 3.5 रुपये का एडजस्टमेंट दिखने वाला है फाइनल डिविडेंड के चलते। और ग्लोबल से यूके में आज बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी आएगी, तो इंटरेस्ट रेट और कमेंट्री दोनों ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। IPO चल रहा है HMA एग्रो का, दूसरा दिन कल समाप्त हुआ था, उसके बाद 55% से तक बढ़ता हुआ दिखा। 4 दिन तक ये IPO खुला है, तो कल तक ये ओपन रहने वाला है। न्यूज़ में डिलीवरी जैसे कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं, आज ब्लॉक डील होने वाली है। 2.5% शेयर कार्लाइल बेचेगा, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। 709 करोड़ तक की यहाँ पे डील साइज हो सकती है। सांसेरा इंजीनियरिंग, जहाँ पे एबीन करीबन 14% तक हिस्सेदारी बेच सकता है, फिलहाल 28% तक की हिस्सेदारी है कंपनी में, और उसके बाद 90 दिन का लॉक इन होगा। 5% के डिस्काउंट पर हिस्सेदारी बेचेगा, तो सांसेरा इंजीनियरिंग पर भी रखनी होगी आपको नजर। ओके, तो 2 बड़ी ब्लॉक डील्स आज के लिए भी हम हैं तैयार। अरमान, मॉर्निंग, बताएं आप कौन सी खबरें लेकर आए हैं? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले BSE लिमिटेड पर आप ध्यान रखें, क्योंकि ट्रेडर्स को BSE के F&O सेगमेंट में ट्रेडिंग में सुविधा होगी, जिसमें सेबी ने ट्रेडिंग प्रेफरेंसेस के मामले पर नया सर्कुलर जो है वो जारी किया है, जिसमें अब सेगमेंट में जहां जहां ब्रोकर मेंबर हैं सभी एक्सचेंज पर, वहाँ पर उनको सुविधा जो है सब एक्सचेंज पर सुविधा होगी। अगर आप देखें अभी सेगमेंट्स के लिए चुने एक्सचेंजेस पर ही जो है ट्रेडिंग की सुविधा है। TCS यूके की नेशनल एम्प्लॉय सेविंग ट्रस्ट और TCS ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को जो है बढ़ाया है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर आप देखें इस पार्टनरशिप की लगभग 8,780 करोड़ के आसपास का है। पार्टनरशिप के तहत जो है TCS नेस्ट के एडमिन सर्विसेज को TCS BANCS के जो प्लेटफॉर्म को डिजिटल करने में यहाँ पर हेल्प करेगा। EV मेकर्स पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि चीन ने लगभग अगर आप देखें 5.9 लाख करोड़ का जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पैकेज की घोषणा की है, जिसमें 4 साल के लिए जो है टैक्स ब्रेक पैकेज जो है वो देने की उन्होंने घोषणा की है। ग्लेनमार्क फार्मा, यहाँ पर US FDA ने कंपनी के मोनरो फैसिलिटी को वार्निंग लेटर दिया है। को बता दूं मैं कि अगर आप कंपनी ने अगस्त 2021 के इस फैसिलिटी को अपने सभी उत्पादन यहाँ से जो है रिकॉल किया था, जिसका यहाँ पर उत्पादन कर रहे थे ऑलरेडी रिकॉल किया था, और उसके बाद से अगर आप देखिए इस फैसिलिटी से उनको कोई भी आय नहीं आती है, और ये वार्निंग लेटर को मौजूदा आय पर इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिटी यूनियन बैंक, यहाँ पर 26 जून को बोर्ड बैठक को पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। और अंत में वेदांता, जहाँ पर अगर आप देखें रिपोर्ट से कि वेदांता अपना TN कॉपर प्लांट जो है वो बेच सकती है, लगभग अगर आप देखें 4,500 करोड़ में बेच सकती है। ओके, तो खबर आ रही है वेदांता पर भी, देखते हैं कितनी इस पर एक्शन आपको बनेगा। बट नुपुर, कुछ और खबरें भी हैं आपके पास, और कल की जो कुछ ब्लॉक डील्स हुए हैं और भी बड़ा एक्शन है उसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले NMDC, जहाँ पे LIC ने कंपनी में 2% हिस्सेदारी घटाई है। पहले 11.5% की हिस्सेदारी थी, वो अब घटाकर 9.5% करती है, तो ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा। बल्क डील में जैसे कि कल श्रीराम फाइनेंस और पिरामल की जो स्टेक सेल हुआ था, उसके बाद यहाँ पे बायर्स की लिस्ट सामने आई है, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने शेयर्स खरीदे। सॉलिटर जनरल, PNB पैराबस, न्यू वर्ल्ड फंड जैसे कुछ बड़े नाम है जहाँ पे बाइंग आती दिखी है श्रीराम फाइनेंस में। सोला वाइनियास भी आज फोकस में, जहाँ पे कंपनी के एम्प्लॉय ने करीबन 5 लाख शेयर्स बेचे, लेकिन दूसरी तरफ क्वांट म्यूचुअल फंड ने स्टेक बढ़ाया है, 0.5% से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो सोला वाइनियार्ड्स भी आज फोकस में रहने वाला है। एप्टस वैल्यू कल बड़ा कर दिखा था स्टॉक पे, यहाँ पे मेडिसिन इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड ने करीबन 1.5% हिस्सेदारी घटाई है, जो स्टेक वैल्यू कम किया है उसकी वैल्यू 200 करोड़ के आसपास की है। लिंकन फार्मा, यहाँ पे प्रमोटर ने जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 0.28% से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, पहले 11.68%
11% थी, जो अब बढ़कर 11.96% हो गई है। साथ ही साथ लास्ट में सोबा, जहाँ पे नॉन प्रमोटर जो इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड इमर्जिंग एशिया है, उसने 0.21% से अपनी हिस्सेदारी घटाई है कंपनी में। अब उनकी हिस्सेदारी 3.74% हो गई है। तो थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है सोबा के लिए। सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए कल का सारा और पिछले कुछ दिनों का सारा बड़ा फंड एक्शन और ब्लॉक डील्स भी आते हुए। आइए आज ब्रोकरेजेस के कहाँ पर नजर, ये भी जान लेते हैं आशीष के साथ FIR। मॉर्निंग आशीष, पहले आज की टॉप रिपोर्ट्स के बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, श्रीराम फाइनेंस कल एक्शन देखने को मिला था, आज भी यहाँ पर मूव देखने को मिल सकता है। जेफरीज की तरफ से आ गया है डबल अपग्रेड, पहले होल्ड की राय थी, अब सीधे तौर पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। लक्ष्य भी अगर आप देखें तो 1445 से बढ़ाकर 2130 कर दिया है। 1734 की क्लोजिंग और मान रहे कि बड़ा ओवरहैंग सप्लाई का जो है खत्म हो चुका है। CV आउटलुक अच्छा लग रहा है और साथ में अगर आप देखें तो ग्रोथ भी यहाँ पर बढ़िया देखने को मिल सकती है, जिसके चलते डबल अपग्रेड किया है और टारगेट प्राइस में भी बढ़ोतरी की है। HDFC लाइफ जेफरीज खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 670 से बढ़ाकर 770 कर दिया, 643 की क्लोजिंग है। लूपिन पर देखिए जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, कल एक दवा को अप्रूवल मिला था, इसके बाद स्टॉक में बड़े मूव आए थे, 5% से ज़्यादा की तेजी थी, लेकिन इनका व्यू बिल्कुल भी नहीं बदला है, अभी भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए। इनफैक्ट 875 का भाव चल रहा है, अभी 660 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं और इसके पीछे कह रहे हैं तर्क कि ये सभी को पता था कि हो जाएगा, वाइडली एंटिसिपेटेड है और साथ में कल के मूव के बाद जो वैल्यूएशन है वो भी इन्हें महंगे नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। पूरा IT पैक आज देखिए फोकस में रहेगा, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट आई है, जहां पर ये कह रहे हैं कि मिड कैप की तुलना में अगर आप देखें तो इन्हें लार्ज कैप पसंद आ रहे हैं और इनमें से इनकी टॉप पिक है इन्फोसिस, HCL टेक और LTI माइंट्री। एक एक करके सभी के टारगेट प्राइस और रेटिंग आपको बताता हूँ। TCS पर देखिए मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं और लक्ष्य इन्होंने 3350 से घटाकर 3305 कर दिया है। 3258 की क्लोजिंग चल रही है। विप्रो पर अंडरवेट की रेटिंग है, लक्ष्य 365 से घटाकर 352 कर दिया है, 386 की क्लोजिंग चल रही है। इन्फोसिस पर ओवरवेट की रेटिंग है और टारगेट यहां पर भी काटा है, 1475 से घटाकर 1440 कर दिया है, करीब 1300 की क्लोजिंग चल रही है। HCL टेक पर भी देखें तो लक्ष्य इन्होंने 1160 से बढ़ाकर 1260 कर दिया, 1170 की क्लोजिंग चल रही है। साइंट पर डाउनग्रेड आ गया है, पहले अगर आप देखें तो ओवरवेट की रेटिंग थी, अब इक्वल वेट की रेटिंग है, लक्ष्य 1200 से बढ़ाकर इन्होंने 1500 कर दिया है, 1466 का भाव चल रहा है। LTI माइंट्री पर ओवरवेट की रेटिंग है, लक्ष्य 5250 से बढ़ाकर 5450 कर दिया। टाटा एलेक्सा यहाँ पर अंडरवेट की रेटिंग दी है, 5610 से बढ़ाकर 5700 और एम्फेसिस यहाँ पर भी इक्वल वेट की रेटिंग है, 1950 से लक्ष्य को घटाकर इन्होंने 1890 कर दिया। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बड़ी रिपोर्ट्स आज की। और कौन सी रिपोर्ट्स लेकर आए हैं पांचों? बैंक्स पर रिपोर्ट आई है नोमरा की तरफ से, जहां पर अगर आप देखें तो मान रहे कि क्रेडिट साइकिल जो है मल्टी ईयर हाई पर चल रही है। साथ में अगर आप देखें तो लोन ग्रोथ सबकी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। ICICI बैंक पर खरीदारी की राय दी और जो लक्ष्य इन्होंने 1100 से बढ़ाकर 1120 कर दिया, 925 की क्लोजिंग चल रही है। एक्सिस बैंक पर भी खरीदारी की राय है, लक्ष्य 1110 से बढ़ाकर 1160 कर दिया है। इंडसइंड बैंक पर खरीदारी की राय दी और लक्ष्य 1400 से बढ़ाकर 1600 कर दिया है। लेकिन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर खास नजर रखनी है आपको, क्योंकि आ गया है डाउनग्रेड। पहले न्यूट्रल की राय थी, अब रिड्यूस की रेटिंग है, लक्ष्य 630 से एडजस्ट करके 650 कर दिया है, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है 750 पर। IDFC फर्स्ट बैंक पर देखें तो सिमिलर खरीदारी की राय थी, अब अंडर परफॉर्म की रेटिंग है, रेटिंग को कर दिया डाउनग्रेड और लक्ष्य इन्होंने 80 से बढ़ाकर 85 कर दिया, 82 के आसपास का भाव चल रहा है। और अंत में इमामी, यहाँ पर गोल्डमैन की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 415 की क्लोजिंग, 500 का टारगेट। इस तरह से बेल लिस्ट पर काफ़ी काम करते हैं दोपहर के बाद और सुबह सुबह काम करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर। अब आशीष के आराम करने का वक्त है। आशीष धन्यवाद। समझ तो गए होंगे आप। जी। अच्छा, आशीष मान भी रहे कि मुझे आराम करना है, तो दीप थोड़ी देर में आपको कुछ न कुछ काम देते रहेंगे। तब तक आइए मैंने जो काम दिया है उसका एक अपडेट ले लूँ। सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं तैयार पिक ऑफ द डे के साथ। हिमांशु जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी ऑटोमोबाइल के स्टॉक्स हैं, चाहे मारुति हो, आइशर मोटर्स हो, हीरो मोटोकॉर्प हो, ये तमाम स्टॉक्स रीसेंट हाई से डिसेंट ऑलरेडी करेक्शन पिछले कुछ दिनों में दिखाते हुए नजर आए हैं और अब सभी के सभी चार्ट्स ये काफ़ी अच्छे सपोर्ट के आसपास पहुंच चुके हैं सभी स्टॉक्स।
तो मुझे लगता है कि यहाँ से ऑटोमोबाइल्स पे, ऑटो स्टॉक्स पे वापस से ध्यान देना चाहिए, इनमें एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। आज की जो मेरी पिक ऑफ द डे है वो है हीरो मोटोकॉर्प। अनिल जी, 3000 के ऊपर के हाइक बनाने के बाद स्टॉक कुछ नेगेटिव खबरों के चलते करेक्ट होता हुआ नजर आया और अब 2760 2800 के आसपास एक अच्छा बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। मेरा मानना है कि स्टॉक एक इंटरमीडिएट टर्म अपट्रेंड में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं और ये करेक्शन खरीदारी का अच्छा मौका है। 2825 के आसपास का कल क्लोज है, तो 2800 रुपए के आसपास कोई डिप मिलता है, आज वीक ओपनिंग देखने को मिल सकती है बाजार में, तो वहां पर खरीदारी करें, रिस्क रिवॉर्ड बेहतर बनता हुआ नजर आ सकता है। 2770 के स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड में 2865 2870 तक के मेरे आज या कल तक के टारगेट्स हैं, लेकिन अगर 2 से 4 दिन का नजरिया रखा जाए तो यहाँ पर 2980 से 3000 तक के टारगेट्स हीरो मोटोकॉर्प में देखने को मिल सकते हैं। ओके, 2865, 2980, 3000, ये 3 टारगेट लेकर चले, 2770 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदे हीरो मोटोकॉर्प। अविनाश जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, एक पिक ऑफ द डे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। हमको लग रहा है कि डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जो अभी नियर टर्म में कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स के कारण थोड़ा सा चर्चे में आया है, लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो पिछले साल 17,000 करोड़ पे 3,000 करोड़ का प्रॉफिट किया था। ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है। तो मुझे लग रहा है कि एवियोनिक्स पे अगर कोई बड़े अनाउंसमेंट्स आते हैं, स्पेशली जो मोदी जी यूएस को गए हैं, वहाँ पे अगर कोई न्यूज़ फ्लो आता है, प्लस फंडामेंटली कंपनी काफ़ी अट्रैक्टिव है, दूसरे डिफेंस कंपनीज में मुकाबले में ये काफ़ी अंडर वैल्यूड लग रहा है। तो यहाँ पे करीबन 6 से 8 महीने का नजरिया कोई लेता है तो 160 165 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। और अनिल जी, दूसरा एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक जो हमको पसंद है वो सीएमएस इन्फो है। ये इंडिया की सबसे बड़ी कैश मैनेजमेंट कंपनी है। हाल ही में इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि पंजाब नेशनल बैंक के 5200 एटीएम्स के लिए इन्होंने मैनेज सर्विसेज का काम किया है, जो काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है। इनफैक्ट पिछले साल में देख रहा था 1700 करोड़ पे करीबन 482 करोड़ का कामकाजी मुनाफा, यानी ऑलमोस्ट 28% के मार्जिन पे ये काम करने वाली कंपनी है। मुझे लग रहा है कि अगले साल कम से कम 22-23 रुपए की अर्निंग आने की अपेक्षा रहेगी, तो ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प है और यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। ओके, तो सीएमएस इन्फो बार बार लगातार पसंद रहा ही है अविनाश सर को, और बीईएल डिफेंस जिस तरह से फोकस में, यहाँ पर भी आपके लिए खरीदारी करने की राय है। टारगेट आप लेकर चले 160 और 165 रुपए के आसपास का। और सीएमएस का भी सर एक बार टारगेट जरा बता दें। अनिल जी, टारगेट करीबन 425 430 रुपया है। ये कम से कम 6 to 12 मंथ्स में पॉसिबल लग रहा है, तो 425 सीएमएस इन्फो का टारगेट। ओके, सीएमएस इन्फो ये है आपके लिए खरीदारी करनी है। बंसल जी, सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर आज। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरे को लगा आप रुक गए बोलते बोलते कि पसंद के शेयर से पहले आप कुछ अपडेट पूछ रहे थे, कुछ है तो। अनिल जी, काफी बढ़िया अपडेट है। कल योग दिवस पर अनिल जी काफी लोगों ने तारीफ करी है, मतलब कि महिलाएं, पुरुष, यंग, ओल्ड, सबका एक ही कहना था, जितने भी आसन अनिल जी आपने करके दिखाया सब करे जा सकते हैं। अमूमन क्या है, टीवी पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर वो आसन होते हैं जो कोई कर नहीं पाता। हाँ। तो जो भी आसन अनिल जी आपने करके दिखाया सब लोग आराम से कर पाए, तो ये सबसे बड़ा अनिल जी कॉम्प्लीमेंट है। ये बात तो सही है। बाकी जो 2 साल पहले मैंने गोराई बीच में जाके किया था वो काम के तो नहीं है, जो करना पाए उसका क्या फायदा। हाँ, ये प्रैक्टिकल है उसमें, तो ये प्रैक्टिकल है तो बढ़िया है। और सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि महिला, पुरुष और यंग सब मिले। यंग कब से मिलने लगे आपको? अब तक तो सारे सेवानिवृत्त और सारे बुजुर्ग लोग ही आपको मिलते हैं, यंग लोग भी मिलने लगे। बंसल जी, बड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं आप, तो बड़े पॉपुलर हो रहे हैं। नहीं अनिल जी, जो बच्चे पहुंच हुए हैं तो अनिल जी वो यंग ही हैं अनिल जी। चलिए बढ़िया है, तो अच्छा फीडबैक। और अनिल जी, मैं मिला था कल इन्हें। बहुत ही बढ़िया। मौके पे रहते हैं। ये कुणाल जी यंग से यंगर हो रहे हैं, वो जो कुणाल शाह आएंगे वो यंग से बचपने में चले जाएंगे। प्रोपोर्शनेटली उनका भी तो उम्र कम होना है। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया जी। बंसल जी, फरमाए आपकी पिक। अनिल जी, मेरी पिक वही HDFC है, जो इसको कल मैंने और कुणाल जी ने चलते चलते भी लिया था। 2700 के अराउंड की क्लोजिंग है, 2670, 2670 का स्टॉप लॉस लगाना है, 2755 के टारगेट के लिए HDFC पर खरीदारी की राय है। मतलब कल बंसल जी ने शाम को फोटो वोटो खिंचवाने में इसी में समय बिताया है। पिक ऑफ द डे से ही काम चलाया है जो कल का था। यहाँ पर खरीदारी करने की राय HDFC लिमिटेड में। कुणाल जी, सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे।
सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी एक बात तो तय है अनिल जी कि योग करने के बाद अनिल जी नींद बहुत बढ़िया आती है। हाँ, तो अनिल जी कल काफी योग किया अनिल जी, उसके कारण नींद बहुत अच्छी आती है। तो अनिल जी इसके लिए आपको ही श्रेय जाता है। और अभी आप जो कह रहे थे कि बीच पर जो आसन आपने किए उसका फायदा क्या हुआ? अनिल जी फायदा ही है, उससे आप स्थापित हो गए अनिल जी एज अ ट्रेनर। अच्छा। और अब उसके बाद अनिल जी जब आप ये मामूली आसन बताते हैं तो अनिल जी वो अच्छे लगते हैं अनिल जी। चलिए बढ़िया है। हम कोशिश, मैं और दीप भी हम कोशिश करेंगे कि हर रोज ही, वैसे तो शाम को कर लेते हैं, दीप भी जिम वगैरह करते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे शो के बीच में जब जब भी जैन साहब का जेम्स आए, आशु जी के स्प्रेड आए, तब हम कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करने की कोशिश जरूर करेंगे। सिखा तो दिया है आपने, क्या करना है। हाँ बता, वो ट्राई वो वाला तो है बिल्कुल। और वो दर्शक भी कर सकते हैं। हाँ, उस समय एनालिस्ट हमारे सारे एक्सपर्ट भी कर सकते हैं। जी गुणाल जी धन्यवाद, नींद अच्छी आई आपको, बधाई उसके लिए, बताएं सर। अनिल जी खरीदारी की राय है और खरीदना है जेके टायर को। मैंने और राकेश जी ने बालकिशन इंडस्ट्रीज में हाल में खरीदारी की राय दी, उसके बाद उसमें तेज रफ्तार बढ़त देखने को मिली। टायर स्टॉक्स में एक अलग सी तेजी देखने को मिल रही है, चार्ट्स भी बहुत मजबूत है और सारे टायर स्टॉक्स चल चुके हैं, ये थोड़ा पीछे चल रहा है। तो जेके टायर में मौजूदा स्तरों पर खरीदारी की राय है। अब इसमें आज बाजार का मूड थोड़ा खराब है तो हो सकता है थोड़ा नीचे मिल जाए, नीचे मिले तो और भी बेहतर है। 191 के स्टॉप लॉस से बाय करें, 200 और 205 ये दो टारगेट्स हैं जिनके लिए जेके टायर में खरीदारी करें। जेके टायर ये है स्टॉक जहां खरीदारी करने का है कुणाल जी की तरफ से। आइए सुमित जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुप्रभात सुमित जी, बताएं सर आपका पसंदीदा शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी जो स्टॉक चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है वो है टाटा कैम। टाटा कैम के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 995 997 के आसपास इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। टाटा कैम का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 975 रुपए के पास है, तो 975 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 1025 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 1040 का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। तो टाटा कैम के अंदर खरीदारी करें 975 के स्टॉप लॉस से 1025 और 1040 के टारगेट्स के लिए। टाटा केमिकल्स, इस पर रखिए नजर। वैसे तो हम देख रहे हैं स्टॉक में अब रिसेंटली थोड़ा एक्शन आया है, प्राइस कट्स इन्होंने रेगुलरली लिए थे, वहां से बाजार थोड़ा कंसर्न हुआ था, अब थोड़ा रिबाउंड के मूड में दिख रहा है टाटा केमिकल्स। कल भी हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर आया था, आई थिंक सचिन जी की तरफ से यहाँ पर खरीदारी की राय थी। आइए आज की जो दो बड़ी ब्लॉक डील्स हैं उस पर एक बार अविनाश जी से पहले राय ली जाए। अविनाश जी, कार्लाइल पूरी हिस्सेदारी बेच रहा है आज डिलीवरी में, इस काउंटर पर अपनी राय दें सर। और सनसेरा इंजीनियरिंग यहाँ पर भी 14% की हिस्सेदारी बिकने वाले इबिन करके जो इनके दो आर्म्स होल्ड करते हैं, हालांकि इनकी 28% हिस्सा है, तो आधा अपना हिस्सा ये भी बेच रहे हैं। दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय लेना चाहूंगा सर। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए नॉर्मली जब ऐसे डील्स अनाउंस होते हैं तभी इमीडिएटली तो डेफिनेटली स्टॉक में थोड़ा सा एक नेगेटिव रुझान आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सनसेरा इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो ये एक वैल्यू एडेड मशीन्ड ऑटो कंपोनेंट प्लेयर है, काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है, कंपनी ने नतीजे भी FY23 के लिए काफ़ी अच्छे दिखाए, प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल, एरोस्पेस, डिफेंस में अभी ये एंट्री कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए निचले लेवल पे अगर स्टॉक मिलता है सनसेरा इंजीनियरिंग तो डेफिनेटली एक खरीदने का मौका समझना चाहिए। मुझे लग रहा है कि अगले साल 1.5 साल के लिए काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है और अच्छी ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके, तो सनसेरा इंजीनियरिंग अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। इस पर एक बार चार्ट चेक भी ले लिया जाए। सुमित जी एक बार जरा देखें चार्ट पर, 1.5% ऊपर कल ये काउंटर बंद हुआ है। आज की ब्लॉक डील हम देखने वाले करीब 5% के डिस्काउंट तक हो सकती है, तो 800 तक के लेवल पर हो सकती है। जरा राय दे सर। दिवांशु, स्टॉक के अंदर ऊपर में रेजिस्टेंस है 860 870 के पास, इसके अंदर अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। ये लेवल ऊपर में टूटेंगे तब इसमें फ्रेश बाय बनेगा। जब तक ये लेवल ऊपर में टूटते नहीं है तब तक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। 830 के नीचे ये स्टॉक 780 रुपए तक का लेवल शॉर्ट टर्म में एक बार दिखा सकता है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर मजबूत है, डिप पे इसमें खरीदारी कर सकते हैं और ऊपर में ब्रेकआउट 860 870 का लेवल टूटेगा तब इसके अंदर आएगा। ओके, और बात करते करते लगता है कि ये प्रोसेस शुरू भी हो गया ब्लॉक डील का। 21 लाख शेयर का एक ब्लॉक है जो अभी अभी रिपोर्ट आपको होते हुए दिख रहा है इस काउंटर में। तो ब्लॉक डील हो रही है, लगभग 75 लाख का पूरा ब्लॉक होने वाला है, उसमें से 21 लाख शेयर्स के सौदे अभी अभी आपको होते हुए दिख रहे हैं इस काउंटर में। और भी सौदे होंगे प्री ओपन विंडो में, डिलीवरी के अभी सौदा होने वाला है। तो एक बार जब तक सौदा हो तब तक कुणाल जी से चार्ट पर राय भी ले ली जाए। कुणाल जी, डिलीवरी कल 390 के भाव पर बंद होते देखा था, लगभग उसी के आसपास ब्लॉक डील भी आज होने वाली है। 2.5% की डील होगी सर। जरा चार्ट देख लें डिलीवरी के।
देखिए चार्ट में काफी सुधार हुआ है दीपांशु। पीछे हमने काफी एक बड़ा कंसोलिडेशन इस स्टॉक में देखा, पिटाई हुई थी काफी इसके बाद नीचे के लेवल्स पर एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन चार्ट पर बना और इसका ब्रेकआउट भी कुछ सत्र पहले हमने आते हुए देखा। तो मेरी राय में चार्ट मजबूत है और एक बार ये इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा तो आप देखेंगे कि स्टॉक में और बड़े लेवल्स ऊपर के देखने को मिलेंगे। तो जिनके पास पोजीशन है मेरी बने रहने की राय है और एक स्टॉप लॉस रख ले 370 के आसपास और मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। स्टॉक वापस से 425 430 के लेवल्स दिखा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए डिलीवरी पर भी राय। तो दोनों काउंटर्स पर रखिए नजर, ब्लॉक डील्स हो रही हैं इनमें। कल जो बड़ी ब्लॉक डील हुई थी उस स्टॉक पर एक बार अविनाश जी की भी राय लेनी है। अविनाश जी, श्रीराम फाइनेंस पीरामल ने पूरा अपना हिस्सा बेच दिया। दोनों स्टॉक्स में हमने 10-12% की मूव देखी थी, बट अब श्रीराम फाइनेंस पर आपकी क्या राय बनती है? जेफरीज की तरफ से भी यहाँ पर आज डबल अपग्रेड आया सर। बिल्कुल, देखिए श्रीराम फाइनेंस में हमको लग रहा है कि आने वाला साल 1.5 साल काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ओवरऑल देखिए एनबीएफसी मार्केट में जो ग्रोथ मोमेंटम और ट्रैक्शन देखने को मिला है, मुझे लग रहा है कि और तेज़ी का माहौल बन रहा है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का अभी कॉर्पोरेट कैपेक्स हो रहा है, स्पेंडिंग हो रही है इकोनॉमी में, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली श्रीराम फाइनेंस को बेनिफिट होगा। तो इवन करंट लेवल्स पे दीपांशु अगर किसी को खरीदना है और थोड़ा सा लंबा निवेश करना है तो मेरे ख्याल से अच्छी ग्रोथ आपको मिलेगी। ये जो स्टेक सेल हो गया है ये थोड़ा सा ओवरहैंग था स्टॉक के ऊपर, जो अभी खत्म हो चुका है। तो आने वाले दिनों में फंडामेंटल्स अगर अच्छे और बढ़ते हैं तो डेफिनेटली और रीरेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए श्रीराम फाइनेंस, जिस पर रखिएगा नजर। पीरामल एंटरप्राइजेस, यहाँ पर भी कल बड़ा एक्शन आया था, इस पर भी एक बार राय ले लेते हैं हिमांशु जी के साथ। हिमांशु, इसका भी चार्ट देख लें, कल 10% की मूव इसमें भी देखी, 13% ऊपर बंद हुआ था, जरा बताएं सर। जी दीप, देखिए बड़ी अंडर परफॉर्मेंस थी स्टॉक में, और जैसे ही स्टॉक ने 2-4 दिन पहले अपनी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और साथ साथ अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, यहाँ पर एक जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली है। स्टॉक ने 900 रुपए के जो ऊपर कल एक बड़े गैप के साथ क्लोज दिया है, वो मुझे लगता है कि एक इंटरमीडिएट टर्म में एक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन है। तो मेरा मानना है कि आने वाले समय में कोई भी डिप अगर 900 रुपए के आसपास मिलती है तो वो खरीदारी का एक बेहतरीन मौका हो सकता है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो लंबी अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक में थी वो शायद कहीं ना कहीं अब दूर हो, और पोजिशनली स्टॉक 1100 रुपए से लेकर 1240, 1100 और 1240 ये दो मूव्स आने वाले कुछ समय में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो गिरावट पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बड़े काउंटर्स जहां पर रखिए नजर, कल की बड़ी मूव भी इस पर आई थी।